स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र के दिंडौरी में रैली। कहा, दिल्ली में एक जमात जो दिन में एक सरकार बनाते हैं फिर उसे गिराते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन अब से कुछ देर में करेंगे नामांकन। मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा का नामांकन से पहले रोड शो। कांग्रेस ने भी जारी की 6 उम्मीदवारों की सूची। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिए बयान को लेकर अवमानना मामले में राहुल गांधी ने दाखिल किया जवाब। अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा, शीर्ष अदालत ने जो नहीं कहा उस पर चुनाव प्रचार की उत्तेजना में दिया बयान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 116 सीटों पर मतदान कल। अमित शाह, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, जयप्रदा और अभिजीत मुखर्जी समेत कई दिग्गज मैदान में। ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 42 सीटों के लिए भी वोटिंग कल। ईस्टर संडे पर श्रीलंका में हुए धमाकों में 290 लोगों की मौत। मरने वालों में 5 भारतीय समेत 33 विदेशी नागरिक। 24 संदिग्ध गिरफ्तार। विशेष जांच कमेटी का गठन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने की कड़ी निंदा। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार के बाद अब कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा। इनमें पूर्वी त्रिपुरा की एक सीट भी शामिल है, जहां 18 अप्रैल को मतदान होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे टाल दिया गया था। तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी इस चरण में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की 7, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, असम की 4, गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली और दमन दीव की 1-1 सीट पर भी मतदान होना है। इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन बड़े उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हैं उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, ओडिशा के पुरी से संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के रामपुर से जयप्रदा, पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी, मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम शामिल है। वहीं ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। इस दौर में विधानसभा की 42 सीटों पर मतदान होना है। ओडिशा में पहले चरण में 28 और दूसरे चरण में 35 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। गुजरात में कल लोकसभा की सभी 26 सीटों पर कल मतदान होना है। अहमदाबाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तैयारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोनान ने। लोकसभा चुनाव के लिए तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहां पर चल रहा है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो पीठासीन अधिकारी हैं या जो इलेक्शन के कर्मचारी हैं वो मशीनें लेकर जा रहे हैं। क्या क्या आपको दिया गया है सामान? ये सब ईवी मशीन सब वीपैट होता है और उसके बाद बैलेट होता है। एक किट भी होता है, फर्स्ट एड किट होता है। हाँ, फर्स्ट एड किट भी होता है। सब कुछ सामग्री सब कुछ सरकार ने बराबर मुहैया की रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सब समझा दिया गया है कैसे? हाँ, उसमें 2 बार ट्रेनिंग होती है। 2 बार ट्रेनिंग हुई थी और इसमें सब कुछ बता दिया था। तो आप लोग उत्साहित हैं चुनाव में? हाँ, काम करने तो लोकतांत्रिक काम है, ये तो करना ही होता है। बहुत अच्छा काम है और व्यवस्था भी अच्छी की है यहाँ पे। और आप लोगों को लगता है कि चुनाव में एक बड़ा हिस्सेदारी आप लोगों की है? हाँ है ना, है, हम सब निभाएंगे।
अच्छी तरह से निभाएंगे और एक बेहतरीन सरकार चुनेंगे, सरकार बेहतरीन चुनेगी। इलेक्शन हो। हाँ, गुजरात का बड़ा अहम चुनाव है। 2014 में 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार उम्मीद की जा रही है कि मुकाबला कड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहां पर कैंपेन को लीड किया है। करीब 2 दशक से बीजेपी यहां पर राज्य में सत्तारूढ़ है और 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि उनको भी कुछ सीटें यहां पर इस बार मिल सकती हैं, जिस तरीके के रुझान जनता ने यहां पर दिखाए थे। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि सब लोग अपने अपने बक्से जो हैं, जो सामान है वोटिंग का, वो लेकर के जिम्मेदारियों के साथ अपने अपने जगह पर जा रहे हैं और चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी कोई ना हो, उसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तमाम बंदोबस्त कर दिए गए हैं। अहमदाबाद से मेरे कैमरा सहयोगी विनोद और रियासत के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। वहीं उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। इनमें मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत सीट शामिल है। इस चरण में कुल 10 सीटों पर 120 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण की दिलचस्प सीटों में मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की बीजेपी से सीधी टक्कर है। कांग्रेस ने यहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसके अलावा तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में आजम खान, जयप्रदा, शिवपाल यादव, वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य, धर्मेंद्र यादव और संतोष गंगवार जैसे नेताओं की किस्मत का भी फैसला होना है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र पर रवाना की जा रही हैं। फिरोजाबाद में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए तीसरे चरण में कल मतदान होना है। इसके लिए चुनाव की आखिरी तैयारियों में जुट गया है चुनाव आयोग। ईवीएम को रवाना किया जा रहा है, पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कुछ पोलिंग पार्टी से कहाँ जा रहे हैं। कुंडला विधानसभा मध्य स्थल 30, रूधऊ मुस्तकिल प्राथमिक विद्यालय रूधऊ मुस्तकिल। चुनाव आयोग की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं? निर्देश दिए हैं निष्पक्षता के साथ चुनाव कराया जाए और पूरी ईमानदारी के साथ जो भी कर्मचारी है हमारी डीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि बड़े अच्छे ढंग से चुनाव निष्पक्षता के साथ कराया जाए। किस तरीके से शांति पूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव? देखिए, मॉकपोल कराएंगे तो हम 50 वोट डलवाएंगे। सुबह 6 बजे से हम मॉकपोल कराएंगे और उन्हें दिखाएंगे पूरा, यानी निर्भीकता से मतदाता वोट करे अपना। कोई चुनाव आयोग की तरफ से खास निर्देश दिए गए हैं क्या? निर्देश यही है कि हम लोग अपनी ईमानदारी से काम कराएंगे और डरना नहीं है किसी से। कि चुनाव आयोग की तरफ से खास निर्देश दिए गए हैं कि जो मतदान हो निष्पक्षता के साथ हो। इसके साथ ही सुबह सबसे पहले मॉक पोल किया जाए। आप देख सकते हैं कि हर बार इस बार चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता बरती जाए। इस कड़ी में चुनाव आयोग ने मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी खास इंतजाम किए हैं। अब देखना होगा उस मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो मुहिम चला रखी थी चुनाव आयोग ने, उसका कितना असर देखने को मिलता है। कैमरामैन अमित राजगुप्ता और सहयोगी हरिप्रसाद के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, फिरोजाबाद। वही बात दिल्ली की करें तो चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि उनकी पार्टी दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने डॉक्टर हर्षवर्धन से खास बात की। डॉक्टर हर्षवर्धन को भारतीय जनता पार्टी ने चांदनी चौक से फिर से एक बार लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, आप तो कॉन्फिडेंट है? क्षेत्र की जनता, देश की जनता जान गई है कि नरेंद्र मोदी जी को भी जान गई है, हर्षवर्धन को तो जानती ही है, नरेंद्र मोदी को ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी जान गई है। लोगों को समझ में आ गया कि उनको नरेंद्र मोदी चाहिए दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में। उन्हीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया भी आएगा, उनके नेतृत्व में विश्व गुरु भारत भी आएगा। सर, यानी कि हाईलाइट का जो पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम, उनकी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, उनकी हर योजना के करोड़ों लाभार्थी, उनका राष्ट्रवाद, उनका आतंकवाद के खिलाफ जो एक फर्म स्टैंड है, उनका सारे दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करना, उनके द्वारा दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लेना, ये लोगों को दिखाई दे रहा है। मुद्दा है ये। सर, 2014 में तो आपने देखा है बहुत बड़ी लहर थी। 2019 में आपका क्या असेसमेंट, आपका क्या? उससे भी बड़ी सफलता मिलेगी।
अप्रत्याशित 2014 का भी रिकॉर्ड 19 में आपको टूटता हुआ मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन हो रहा था, फिर नहीं हुआ, इससे पार्टी को क्या लगता है? हमारे लिए हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा, ये हमारे लिए इश्यू ही नहीं है। मैंने तो 1 महीना पहले औपचारिक बयान देके कहा था कि दोनों का गठबंधन हो जाएगा तो मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि दोनों को मिलकर हराने में जो मजा आएगा वो किसी चीज में नहीं आएगा। 7 सीटें जीती थी 2014 में। बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, एकदम विश्वास के साथ कहते हैं, बिल्कुल जीतेंगे। ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन जो विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतेगी और विश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रशांता के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने दिल्ली के 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम भी शामिल है, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन को नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। अरविंदर सिंह लवली को ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राजेश लिलोटिया, वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा और चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7वें और आखिरी चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर 19 मई को मतदान होगा। 7वें चरण के लिए 29 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 अप्रैल को होगी और 2 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 19 मई को होगा, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 7वें चरण में 59 सीटों पर मतदान है और ये 7वां और आखिरी चरण है, जिनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8, जबकि हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों पर और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। तो तीसरे चरण को लेकर किस तरह की हलचलें हैं, हम जानने के लिए फिलहाल उत्तर प्रदेश में रुक करेंगे। हमारे संवाददाता नविक्रम सिंह फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। नविक्रम, 10 सीटों पर तीसरे चरण में कल वोटिंग होनी है, कैसी तैयारियां हैं? और आप फिरोजाबाद में हैं, जिसकी चर्चा इस बार बहुत है क्योंकि चाचा भतीजे की लड़ाई यहां देखने को मिल रही है। हालांकि सभी 10 सीटों की बात करें तो बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रीति, इन 10 सीटों पर ये जो तीसरे चरण में चुनाव होना है वो बेहद अहम है, ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार 5 में से 5 सीटें जो जीती थी, उनमें से बदायूं की बात करें, अगर मैनपुरी की बात करें, जहां से खुद मुलायम सिंह यादव 2014 में जीते थे और बदायूं से उनके भतीजे जीते थे, धर्मेंद्र यादव, या फिर फिरोजाबाद में अक्षय यादव। तो एक तरह से साख दाव पर लगी हुई है समाजवादी पार्टी की। और फिरोजाबाद में जैसे कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, शिवपाल सिंह यादव खुद जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अपने भतीजे के खिलाफ। तो मुलायम परिवार के ही दिग्गज जो आपस में भिड़ रहे हैं, उसने इस पूरे मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। साथ ही बीजेपी को एक अपर हैंड दे दिया है इस पूरे इलाके में, क्योंकि पिछली बार करीब 10 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि यहाँ अपना दायरा और बढ़ाया जाए, जबकि समाजवादी पार्टी अपने किले को बचाने के लिए बहुत पुरजोर प्रयास कर रही है। संभल जैसे इलाके भी, अगर रामपुर, संभल, पीलीभीत, ये इनकी बात करें तो यहाँ पर भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर इस बार दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। चाहे रामपुर में में कैद होगा और इन 10 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, जिसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों के लिए प्रचार भी चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दिंडौरी में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के निशाने पर विपक्षी दल रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में एक जमात है, वो दिन में एक सरकार बनाते हैं, फिर उसे गिराते हैं। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद का ही असर है कि आज दुनिया भर में भारत की साख नई ऊंचाई पर पहुंची है। अब कोई भी भारत को आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचता है। आपने देखा होगा, मैंने तो देश की सुरक्षा, वंशवाद, भ्रष्टाचार, उन बातों को लेता हूं और दूसरी तरफ विकास की चर्चा करता हूं। लेकिन कुछ लोगों को
जैसे ही मैं वंशवाद बोलता हूं, भ्रष्टाचार बोलता हूं, देश की सुरक्षा की बात करता हूं, तो मैं बोलता यहां हूं और उनको बिजली का करंट वहां लगता है, और फिर करंट लगता है तो कैसा मुंह से कुछ न कुछ निकलता है, ऐसा उनके मुंह से भी गाली गलौज। ये दौर चुनाव के पहले 2 चरण के बाद तो ये जरा और तेज हो गया है। महाराष्ट्र के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान का दौरा करेंगे। वो उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और जोधपुर में भी जनसभा का कार्यक्रम है। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17 और राजस्थान में 13 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह देश भर में रैलियां कर रहे हैं और इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह से कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी पर जमकर उन्होंने हमले किए और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। कानून व्यवस्था के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया है और कानून व्यवस्था विफल हो गई है। बंगाल की संस्कृति के साथ तुष्टीकरण की वोट बैंक ने, एपीसमेंट की वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने बंगाल की संस्कृति को दबाने का, तहस नहस करने का, नष्ट करने का काम किया है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने डेमोक्रेसी के अंदर अपना रोल छोड़कर पॉलिटिशियन का रोल ले लिया है, राजनेताओं का रोल लिया। राजनेता मौन है, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ही तंत्र को चला रही है। बाबूशाही ये बंगाल के लोकतंत्र को हड़प कर गई है। नारदा, शारदा, सिंडिकेट राज, इसने बंगाल के अंदर एक भ्रष्टाचार का भयंकर माहौल खड़ा किया है और बंगाल की जनता ये भ्रष्टाचार के माहौल से त्रस्त है। और जिस प्रकार से हिंसा ने यहां अपनी जगह बनाई है, इसमें लोकतंत्र भी बहुत आहत हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर हम लोगों को न्याय योजना देंगे। न्याय योजना से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राहुल गांधी ने देश के युवाओं को नौकरी देने का वादा भी किया। मैं आपको अमेठी के, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, तिलोई सब के युवाओं को कहना चाहता हूं, 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि साल के अंदर ये जो 22 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, इनको मैं भर के दे दूंगा अगले साल तक। 10 लाख युवाओं को पूरे हिंदुस्तान में पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में कांग्रेस पार्टी रोजगार दे देगी। अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नामांकन इस बीच वैध पाया गया है। और बात कुछ और अहम खबरों की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान पर खेद जताया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के आवेश में उन्होंने ये बयान दे दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने माना कि शीर्ष अदालत ने जो नहीं कहा था, चुनाव प्रचार के दौरान उत्तेजना में उनके मुंह से ये बयान निकल गया। राहुल गांधी ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था। कोर्ट ने लीक दस्तावेजों को वैध मानते हुए राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका स्वीकार की थी। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को लेकर बयानबाजी की थी। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा था। देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से जुड़े हालिया विवाद के मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि झूठा आरोप लगाने वालों पर ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जो उदाहरण बने। अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि न्यायपालिका के साथ खड़ा होने का समय है। अरुण जेटली ने कहा कि व्यक्तिगत शालीनता, मूल्यों, नैतिकता और ईमानदारी के संदर्भ में भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश का काफ़ी सम्मान है। यहाँ तक कि जब आलोचक उनके
न्यायिक दृष्टिकोण से असहमत होते हैं, तब भी उनकी मूल्य प्रणाली पर कभी सवाल नहीं उठाया गया है। उन्होंने लिखा कि अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों में बड़ी संख्या में वामपंथी, अति वामपंथी विचारधारा के हैं। इनका ना तो कोई चुनावी वजूद है, ना ही जन समर्थन। बावजूद इसके ये लोग मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों में असमानुपातिक रूप से अब तक मौजूद हैं। जब इन्हें मीडिया की मुख्य धारा से बेदखल कर दिया गया तो इन्होंने डिजिटल और सोशल मीडिया का सहारा ले लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भारत पाकिस्तान रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए सुसंगत नीति पर जोर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिबेटिंग अ न्यू सिक्योरिटी मैनिफेस्टो विषय पर परिचर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही। पी चिदंबरम ने कहा कि पिछले प्रधानमंत्रियों ने कहा है कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, और यही हकीकत है। उन्होंने माना कि राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है लेकिन नौकरियां, किसानों की समस्याएं मुख्य चुनावी मुद्दा है। इस मौके पर सेना के पूर्व प्रमुख कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से निपटने के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनानी होगी। There has to be some radical thinking, some departure in conventional thinking, by which we can find ways in which India and Pakistan can normalize their relations. I'm not saying we should embrace each other every day, but we normalize relations between India and Pakistan. As far as Pakistan is concerned, we need a sustained long-term strategy. It was brought out, one-hour surgical strike or one-hour airstrike is not going to change Pakistan's behavior, and therefore there is a need for a sustained long-term strategy that combines diplomacy, economic isolation, political issues, and where required, unilateral military action if necessary. We are also not ruling out dialogue. We are saying but must be based on visible results. We just can't talk if nothing is moving forward and there are no visible results. So based on visible results we can have a dialogue, and I also think we should enhance our engagement on nuclear issues so that every time this nuclear card is not being flashed. Now whether it is possible, it is not possible, is something that we can see in the future. और खबर श्रीलंका से, जहां ईस्टर संडे पर 8 सिलसिलेवार धमाकों ने श्रीलंका को दहला कर रख दिया। धमाकों में 290 लोगों की मौत हुई है और 450 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 5 भारतीय समेत 33 विदेशी नागरिक हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीलंका पुलिस ने देश भर में विस्फोटों के संबंध में 24 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग श्रीलंका के ही नागरिक हैं। इन लोगों के किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संपर्कों की भी जांच हो रही है। अब तक किसी भी संगठन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। श्रीलंका में हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है और हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीलंका में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट करके श्रीलंका के लोगों और सरकार को अपनी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों के साथ की गई ऐसी क्रूर हिंसा का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। हम संकट की इस घड़ी में पूरी दृढ़ता से श्रीलंका के साथ हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। उपराष्ट्रपति ने ईस्टर संडे के पवित्र अवसर पर कोलंबो में हुए धमाकों में हताहत मासूम नागरिकों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस पावन अवसर पर हुए इस विक्षिप्त हिंसा पर स्तब्ध हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से बात की और हमलों में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर बातचीत में श्रीलंका को हर संभव मदद की पेशकश की है। उन्होंने बम धमाकों की निंदा करते हुए ट्वीट किया कि इस तरह की बर्बरता की कोई जगह नहीं है। भारत श्रीलंका के लोगों के साथ है और मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। आतंकवाद कितना भयंकर है, हर दिन दुनिया में कहीं न कहीं धरती को खून के रंग सा रंग दिया जाता है। आज श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ है, श्रीलंका वासियों के प्रति भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ऐसी संकट की घड़ी में भारत श्रीलंका की जो भी मदद कर सकता है,
हर मदद के लिए तैयार है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्रीलंका में धमाकों के बाद वहां के विदेश मंत्री तिलक मारापना से भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में श्रीलंका को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत से चिकित्सा दल भी भेजे जाएंगे। विदेश मंत्रालय श्रीलंका के हालात पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। भारतीय नागरिक किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इन हमलों पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने आतंकवाद के इस घृणित कार्य की कड़ी निंदा की है। विश्व नेताओं ने भी श्रीलंका में विस्फोटों की कड़ी निंदा की है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जर्मनी के राष्ट्रपति, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न समेत कई नेताओं ने कहा है कि वो संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ हैं। यरूशलेम के कैथोलिक चर्च और पोप फ्रांसिस ने भी हमले की निंदा की है। संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, बहरीन, कतर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेताओं ने भी इस हमले को निंदनीय बताया है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।